चलिए स्टूडेंट, आज चल रहे हैं हम आपका मैथ एनसीईआरटी का छठा पार्ट जो आपका त्रिभुज है उसमें हम चल रहे हैं। तो इससे पहले जो है आपको बहुत सारे चीजों को जानकारी प्राप्त करना होगा। तो चलिए बताते हैं। छठा आपका है त्रिभुज, एनसीईआरटी में चल रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो है त्रिभुज, ठीक है, तो वो जो है त्रिभुज वो कहां से आया? तो ये बहुभुज से आया है। तो सबसे पहले बहुभुज जान लेते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो ऐसे बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है, तो ऐसे बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी कि जिसमें क्या चीज हो, भुजा हो या 3 से अधिक भुजा हो, यानी कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, अप टू क्या चीज ऐसे ही आगे चलता रहेगा ना। तो ये सारे जितने आकृति बनेंगे वो बहुभुज के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका हो गया 3 भुजा होगा तो त्रिभुज, 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज, 5 भुजा होगा तो पंचभुज, 6 भुजा होगा तो षष्ठभुज, 7 भुजा होगा तो सप्तभुज, 8 भुजा होगा तो अष्टभुज, 9 भुजा होगा तो नौभुज, 10 भुजा होगा तो 10 भुज, ठीक है, 11 भुज, 12 भुज, 13 भुज, 14 भुज, ऐसे करके जो है चलता जाएगा। तो अब बात आती है कि बहुभुज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका है समबहुभुज, यानी कि ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण कहने का मतलब है तो सभी अंतःकोण जो हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं। और विषम बहुभुज तो ऐसे बहुभुज जिसकी क्या चीज, कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होता है और ना तो कोई अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ऐसे बहुभुज को विषम बहुभुज कहते हैं। अब इसकी विशेष जानकारी जो है इसमें आपको त्रिभुज पढ़ना है, इसलिए ये दोनों का विशेष जानकारी हम यहाँ नहीं, केवल बस नाम बता करके आगे चल देना चाहते हैं। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब है बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब बहुभुज कहने का मतलब है अंतःकोणों का योग। जैसे आप मान लीजिए बहुभुज का प्रकार क्या आ गया, त्रिभुज आ गया, तो n के जगह पर 3 पुट कीजिएगा तो 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 में 180 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। यानी कि अंतःकोणों का योग जो त्रिभुज का है वो 180 होगा। ऐसे ही चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग यदि निकालना होगा तो n के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 2 से 180 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 360। यानी कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो है वो क्या होगा, 360 होगा। अब पंचभुज का तो ऐसे ही 5 रख लीजिएगा तो हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और 3 में 180 से गुना कीजिएगा तो आएगा 540। यानी पंचभुज के पांचों कोणों का योग जो है अंतःकोणों का योग क्या होगा, 540 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 6 भुज, सतभुज, अष्टभुज जितने भी भुजा वाला है उसका आप अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। अब है कि क्या चीज है, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी बहुभुज है उसके बाहर जो कोण है उसके योग जो है बहिष्कोणों का योग 360 होता है। चाहे वो त्रिभुज के बाहर वाला कोण हो या चतुर्भुज के हो या पंचभुज के हो या षष्ठभुज के हो, कोई भी बहुभुज होगा तो उसके जो है बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा।
अब है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यानी समबाहुभुज जिसकी भुजा समान है, ठीक है, कोण समान है, तो ऐसे स्थिति में चलिए तो बोल रहे थे कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो है वो n-2/n गुना 180 डिग्री होगा। समबाहुभुज यानी कि जिसकी भुजा क्या होगा, समान होगा, कोण समान होंगे, तो उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो n-2/n गुना 180 होगा। अब यदि एग्जाम्पल तौर से लेते हैं तो यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं, तो उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, तो n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा और बटा 3 गुना 180, तो 3 से इसको 60 बार में काट दीजिएगा, 60 में ऊपर 1 बचा था, 1 से गुना कीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा। यानी कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपको 60 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से अब वर्ग का क्या होगा, अब यदि समपंचभुज होगा तो उसका क्या प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब यहां है समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण, प्रत्येक बहिष्य कोण क्या होगा, बाहर वाला कोण क्या होगा, जिसकी भुजाओं की संख्या समान होगी और कोण बराबर होंगे। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा आप ध्यान देंगे कि यहां पर फार्मूला होगा क्या चीज, 360/n, यानी कि n इक्वल टू भुजाओं की संख्या है। तो अब यदि समबाहु त्रिभुज के बहिष्य कोण कितना होगा, तो यहां पर 3 रखिएगा और काट दीजिएगा, कितना जाएगा, तो आएगा 120। तो इसी प्रकार से जो है आप अदर का भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय को सत्यापित करेंगे। अब थेल्स प्रमेय क्या है इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लें। तो थेल्स प्रमेय जो है कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो वे दो बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। यही आपका थेल्स प्रमेय है। तो चलिए हम इसको सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज हम ले लिया है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें यदि हम BC के समानांतर एक रेखा खींच दिए, रेखा D और E है, खींच दिया, तो कहा जा रहा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, ये दोनों बिंदु ना भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी कि ये दोनों का अनुपात ये दोनों के अनुपात बराबर, ठीक है। तो यही जो है हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि ये दोनों का अनुपात ये दोनों के अनुपात के बराबर होगा। पहले ये क्लियर हो जाइए, समझ लीजिए, क्योंकि फिर सिद्ध करने में दिक्कत होगा। ज्योमेट्री जो है सभी लोग कहते हैं बहुत भारी है, भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काफी आसान है, समझने की आवश्यकता है। तो देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ क्या है, दिया है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि त्रिभुज हम ABCD माने हैं, कोई PQR मान ले, ठीक है, तो कुछ भी आप त्रिभुज का नाम मान सकते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं, माना कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE है। बस यही इसमें कहा कि एक भुजा के समानांतर क्या किया गया है,
एक रेखा खींची गई है ना, तो समानांतर है। अब चलिए, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB, चूंकि हम आपको बतलाए ये और ये का समान अनुपात होगा AE और EC के, AE बटा EC। सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हम रचना किए। तो रचना में हमने किया कि इसको ज्वाइंट कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया, जैसे जो जो कर रहे हैं वहां हम रचना में लिख देंगे। अब इससे लंब डाल दिया और इससे भी लंब डाल दिया। मान लीजिए कि इधर M है जहां लंब डाले हैं और इधर जहां लंब डाले हैं N है। तो जो जो किया कंस्ट्रक्शन में लिख दिया जाता है। अब कहिएगा कि सर कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिए आप, तो देखिए कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो हम ना कहेंगे कि याद कीजिए, क्योंकि इसमें भी है हमको अनुपात बराबर करना है तो क्षेत्रफल से चलना है, और क्षेत्रफल से चलने के लिए कंस्ट्रक्ट इसलिए हमने किया है ताकि त्रिभुज बने और त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। चलिए, तो रचना में हमने क्या किया, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DC और BE को मिलाया, DC और BE को मिलाया। चलिए, DC और BE को क्या कर दिए हैं, मिला दिया है। अब इसके बाद क्या किए कि DN लंब AC और EM लंब AB खींचा। तो यही चीज यहां लिखेंगे कि DN लंब AC और EM लंब, इसको लंब कहते हैं ना, लंब AB खींचा। अब इसके बाद और इसमें कुछ नहीं किए। तो अब चलेंगे आगे, क्या चीज में, तो अब स्टार्ट होता है प्रमाण। अब प्रमाण में चलेंगे, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे कि देखेंगे, लाना है हमको AD लाना है, तो AD को हम आधार मानेंगे, तो त्रिभुज ADE का आधार यदि ये होगा तो ऊंचाई ये हो जाएगा ना। तो चल रहे हैं, AD को आधार मान रहे हैं, तो त्रिभुज कौन में चलना होगा, ADE में। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चलिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अभी हम बोले थे आधार AD लेना है, तो 1/2 गुना आधार AD, क्योंकि AD हमें पहले लाना है। ठीक है, अब इसके बाद आधार AD हो गया, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो आधार पर डाला गया लंब, तो EM हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा EM, ऐसे हो गया। और क्या, तो अब क्या लाना है, तो DB लाना है, तो अब आधार DB ले ले, तो त्रिभुज हो जाएगा कौन, EDB, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ना। तो त्रिभुज
ई डी बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार, तो अभी हम बोले हैं कि क्या होगा बी डी, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो बीडी के देखिए शीर्ष ये है, तो शीर्षलंब इधर है बाहर, क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रकार से त्रिभुज है, तो इसका ऊंचाई कहां जाएगा, तो ऊंचाई बाहर बाहर की ओर बनेगा ना। तो बस उसी प्रकार से ये आधार हो गया और ये शीर्ष है, तो शीर्ष से शीर्षलंब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई हो गया ईएम। चलिए यहां तक यदि समझ गए तो बस अब कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है अब बन चुका है। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि लाना है एडी बटा डीबी, तो अब दोनों को बटा में करना होगा, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल क्या कर देना होगा, बटा में कर देना होगा। तो अब यहां लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या चीज, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। चलिए तो ये दोनों का क्षेत्रफल बटा कर दीजिए, तो क्या लिखेगा इसका 1/2 गुना एडी गुना ईएम, और इसका क्या लिख दीजिएगा 1/2 गुना बीडी गुना ईएम। अब इसमें देखिए कि आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, तो देख रहे हैं कि 1/2 कट गया, और क्या ईएम ईएम भी कट गया, तो बच क्या गया, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी। ये हो गया समीकरण पहला, यही ना बचा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ईडीबी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी, ये आ गया। लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, अब इसी प्रकार क्या, तो जैसे ये चले हैं वैसे ही आगे चलने के लिए कह रहा है, तो अब आगे लाना क्या है ए, तो अब आधार ए, तो त्रिभुज एडीई में ही है आधार, तो लिखेंगे कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा क्या 1/2 गुना ना, आधार कितना ये वाला लेना है अब, क्योंकि लाना है ए, तो ए आधार ले लिए, तो ए गुना ऊंचाई, तो ए पर देखिए ऊंचाई कौन है डीएन, डीएन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लाना क्या है ईसी, तो आधार अब ईसी लेंगे, तो कौन त्रिभुज में ये वाला होगा, तो डीईसी में होगा, तो अब लिखेंगे क्या चीज, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार, तो आधार हम बोले थे ये लेने के लिए, तो ईसी, आधार ईसी ले लिए, तो ऊंचाई कौन होगा, तो देखिए ईसी आधार है, तो त्रिभुज डीईसी में ना ईसी आधार हो गया, तो ऊंचाई कौन होगा, ये होगा डीएन, तो डीएन ऊंचाई हो गया। अब दोनों के बटा में किए थे ना, तो इसको भी क्या कर दीजिए, बटा में कर दीजिए। अब बटा में करने से क्या हो गया, तो यहां पर भी ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर एई बटा ईसी
ना। ये हो गया समीकरण दूसरा। देखिए तो कितना सिंपल है। अब इसके बाद देखेंगे दोनों, अब ये दोनों बराबर करना है, तो अब सोचेंगे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों में अब देखेंगे कि ऊपरे वाला तो बराबर है लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है। तब अब क्या करेंगे नीचे बराबर करने के लिए? तो देखिए ये दोनों समानांतर दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे क्या चीज कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बीसी है। अब ये समानांतर है, तो समानांतर है तो क्या होगा? तो देखिएगा दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये दो गो समानांतर रेखा है, तो अब ध्यान दीजिएगा यदि आधार ये ले लिए तो त्रिभुज ई और एक त्रिभुज ई दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यही चीज जो है यहां पर है कि ये दोनों रेखा जो है समानांतर है, ये और ये। अब ये दोनों समानांतर है तो त्रिभुज डी ई डी बी और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी पर स्थित है। डी पर एक ये त्रिभुज स्थित है और ये त्रिभुज स्थित है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ई डी बी का क्षेत्रफल डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि समानांतर है, इसलिए त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्या चीज? डीईसी, डीईसी का क्षेत्रफल। चलिए अब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो समीकरण दूसरा से, अब दूसरा से चल दीजिए क्या चीज? डीईसी, तो डीईसी का क्षेत्रफल केकर बराबर आ गया? ईडीबी का क्षेत्रफल। तो डीसी को हटा करके ईडीबी लिख देंगे। यानी कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या चीज? डीईसी, डीसी के जगह पर क्या लिखना है? ईडीबी का क्षेत्रफल बराबर एई बटा ईसी। ये हो गया समीकरण तीसरा। तो अब देखिए तो पहला और तीसरा में समीकरण पहला और तीसरा से क्या प्राप्त होता है? तो देखेंगे एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, ईडीबी का क्षेत्रफल, ईडीबी का क्षेत्रफल, यानी कि एलएचएस एलएचएस बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि एलएचएस एलएचएस बराबर, तो आरएचएस आरएचएस बराबर होता है। यानी कि अब हो जाएगा क्या चीज? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। चलिए सिद्ध हुआ, यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। चलिए स्टूडेंट, तो थेल्स प्रमेय जो है आपको कंप्लीट हो गया। कोई देखिए पहला वीडियो में ही वास्तविक रियल नंबर जब हमने बनाया था तो कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर थेल्स प्रमेय जो है वो बतलाया जाए, तो देखिए आज वो भी जो है आपका बनकर रेडी हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो इसमें जो है हम समझते हैं कि इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यदि परेशानी होती है तो इसको क्या कीजिए, एक दो बार आप सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी कुछ है वो चीज आपको बताया गया है। चलिए तो हम अब चलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम में। चलिए थेल्स प्रमेय के विलोम अब क्या है इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें कहता क्या है
कि किसी त्रिभुज में मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स परिमेय है। यानी कि एक जो है रेखा ले लिए डीई, अब ये क्या कर रहा है कि त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांट रहा है। तो सिद्ध करना है क्या कि डी जो है बीसी के समानांतर है। ये ठीक उसका उल्टा है ना। तो चलिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दिया है माना कि त्रिभुज ए बी सी में एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी है। ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां माना हम इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि त्रिभुज के नाम हम मान ले रहे हैं कि एबीसी है। ठीक है, या मान लीजिए कि आप लोग भी लिख सकते हैं क्या चीज, एबीसी ना मान करके हम पीक्यूआर मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां लिखा है माना कि त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी ना। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या चीज, तो ये दोनों पैरेलल होगा, यानी कि डीई समानांतर होगा बीसी के। अब इसमें रचना क्या करेंगे, तो रचना में हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि चलिए भाई एगो रेखा खींच लिया समानांतर ऐसे, हम मान लिए कि डी एफ जो है वो बीसी के समानांतर है। हम खींच लिए कि डीएफ रेखा बीसी के क्या है, समानांतर है। तो यहां पर लिखेंगे कि डीएफ त्रिभुज ए बी सी में डीएफ समानांतर बीसी खींचा। डीएफ जो है बीसी के समानांतर है, डी समानांतर बीसी नहीं है। तब जो है अब आगे क्या रिजल्ट होगा, प्रमाण में चलते हैं। अब प्रमाण ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले अभी अभी तुरंत जो है थेल्स परिमेय कहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में बांटती है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में डीएफ समानांतर बीसी है, डीएफ समानांतर बीसी है ना। तब क्या हो जाएगा, तो डीई एडी बटा डीबी बराबर एफ बटा एफ सी हो जाएगा। चलिए, तो ए डी बटा डीबी बराबर ए एफ बटा एफ सी हो जाएगा। अभी तुरंत सत्यापित भी किए हैं। चलिए, तो ये हो गया, लेकिन दिया हुआ है, लेकिन दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो देखिए आप एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी दिया हुआ है, दिया हुआ ऐसे है। तो अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो देखिए एडी बटा डीबी बराबर है, एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होना चाहिए। तो अब लिखेंगे समीकरण
पहला और दूसरा से, चलिए पहला और दूसरा से चलते हैं। तो यानी कि एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी होना चाहिए। ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी होना चाहिए, क्योंकि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब क्या किए कि दोनों तरफ एक जोड़ दिए। चलिए तो दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी प्लस 1 और ए ई बटा ई सी प्लस 1, यही ना होगा। अब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब ले लेंगे तो ए एफ सॉरी एफ सी जो है एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या चीज, ए एफ प्लस, अब बटा एक किए हैं तो एक से इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही होगा, इससे एक में गुना कीजिएगा तो यही ऊपर आ जाएगा ना, तो एफ सी हो गया। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा ई सी एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में फिर देखिए क्या हुआ, तो एफ और एफ सी जोड़िए, ए एफ और एफ सी, तो जोड़िएगा तो ए सी हो जाएगा। ए सी बटा एफ सी हो गया। अब इसको जोड़िए, ए ई और ई सी, तो ए सी ए भी हो गया, तो ए सी बटा ई सी। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ऊपर ऊपर कट जाएगा। तो अब कट करके एक ही ना आया तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इसलिए आपको आ गया एफ सी बराबर ई सी। अब देखिए स्टूडेंट कि कहता है कि एफ से सी, एफ सी और ई सी बराबर है। तो अब देखिए तो एफ सी इतना बड़ा है और ई सी इतना बड़ा है, बराबर होगा, नहीं होगा। लेकिन यहां पर आ क्या रहा है, बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि बराबर जो आ रहा है वो कैसे बराबर होगा। तो एक कंडीशन में बराबर होगा, या तो एफ ई पर आ जाए, नहीं तो ई एफ पर चल जाए, तब जो है क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ई और एफ एक के बिंदु पर आ जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब ई और एफ दोनों एक बिंदु हो जाएगा तो जो डी एफ समानांतर बीसी था वो डी समानांतर बीसी हो जाएगा। तो यही चीज यहां लिखेंगे, यह तभी संभव है जब बिंदु ई और एफ संपाती, संपाती मतलब होता है एक ही पर, संपाती होंगे। चलिए अब दोनों संपाती हो गए, दोनों एक पर हो गए, तो जो डी एफ पैरेलल बीसी था, ठीक है, अब वो क्या हो गया, डीई पैरेलल बीसी हो गया। तो इसलिए डीई पैरेलल क्या हो गया, बीसी हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका थेल्स का विलोम था, जो आपका ये भी क्या चीज सिद्ध हो चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इस लेसन जो है, इसके बाद वाला लेसन जो 6.2 है उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत और जो है वो बतला देना चाह रहे हैं। तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट, इरेज करके उसको बताते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, अभी जो है हम इससे
पहला जो है थेल्स परिमेय को प्रूफ किया है, इसके बाद हम थेल्स परिमेय के विलोम को प्रूफ किया है। तो थेल्स परिमेय में आपका था त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बीसी है ना। तो अब एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और ये पैरेलल खींच लिए, समानांतर खींच लिया डीई। तो इसमें हमने बताया थेल्स प्रमेय के तहत जो है हमने पहला रिलेशन बतलाया था कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा, अभी जो प्रूफ भी किया था, ठीक है, कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये सिद्ध किया। अब इसके बाद यदि इसी में दूसरा कोई पूछ दे कि बताओ एडी बटा ए बी बराबर, एडी बटा ए बी पूछ दिया, तो अब इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि एडी बटा पूरा ए बी है, तो इस साइड बोलेंगे एई बटा पूरा ए सी, यानी कि एई बटा ईसी बोलेंगे। चूंकि रिक्त स्थान वगैरह में पूछ देता है तो इसलिए हम ये कंप्लीट करवा रहे हैं। तीसरा, यदि मान लीजिए कि कह देता है डीबी बटा ए बी, डीबी बटा ए, डीबी बटा एडी पूछ दिया कि इतना बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा डीबी बटा ए बी पूछ रहा है तो पहले नीचे वाला लिया इसके बाद ऊपर वाला, तो बस उसी प्रकार से इधर भी ईसी बटा ए लिख देंगे, तो ईसी बटा ए। चलिए चौथा, यदि मान लीजिए कि कहता है कि डीबी बटा ए बी बराबर बोलो, तो अब देखेंगे डीबी बटा ए बी कह रहा है, तो बस नीचे वाला पहले क्या चीज ईसी बटा क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा ना। अब यदि मान लीजिए कि इसमें लाता है पांचवा कि ए बी बटा एडी बोलो, ए बी बटा एडी बराबर क्या होगा, तो देखिए ए बी पूरा बटा एडी ना, तो उधर भी पूरा बटा क्या चीज ए, यानी कि एसी बटा ए बोल देंगे। अब मान लीजिए कि छठा में आपको पूछ दिया कि ए बी बटा डी डीबी बोलो कि क्या होगा, तो देखिए ए बी बटा डीबी, तो एसी बटा क्या हो जाएगा ईसी, एसी बटा ईसी हो जाएगा ना। तो ये सारे कंडीशन जो है को भी ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड, हाँ ये सारा कंडीशन कब लगेगा, जब ये समानांतर होगा, तब समानांतर होगा तभी ये सब कंडीशन लगेंगे, यदि समानांतर नहीं होगा तो ये सब कंडीशन नहीं लगेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अब जो है इसके बाद हम चलेंगे क्या चीज एक्सरसाइज में। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं बहुभुज के समरूप होने के शर्त। अब बहुभुज के समरूप होने के शर्त क्या है, तो देखिए तीन शर्त है। पहला शर्त है कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि इस कहने का मतलब है कि यदि त्रिभुज को हम एक पहला में त्रिभुज लिए तो दूसरा त्रिभुज ही होना चाहिए, मतलब दोनों में भुजाओं की संख्या 3-3 होना चाहिए। यदि एक चतुर्भुज है तो दूसरा चतुर्भुज ही होना चाहिए, तभी समरूप होने का चांस है। अन्यथा यदि एक चतुर्भुज ले लिया और एक त्रिभुज लिया है, अब दोनों को यदि समरूप बताएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों किसी भी
कंडीशन में समरूप नहीं हो सकते। तो पहला शर्त है कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा शर्त है संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल यदि हम ले तो यदि मान लीजिए कि इस प्रकार से दो त्रिभुज है तो ये और ये संगत कोण हो गए, ये और ये संगत कोण हो गए, ये और ये संगत कोण हो गए। तो इस प्रकार से संगत कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब इसके बाद है कि संगत भुजाएं, तीसरा में है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। अब संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए यानी कि यदि हम त्रिभुज में चल दिए या चतुर्भुज में चल दिए, अभी हम त्रिभुज का ही एग्जांपल ले रहे हैं, त्रिभुज में हम लेकर के चल रहे हैं तो संगत भुजा ये और ये संगत भुजा हो गया, ये और ये संगत भुजा हो गया, ये और ये संगत भुजा हो गया। ये यानी कि इतना बाई इतना या इतना बाई इतना या इतना बाई इतना का जो अनुपात है सबका, उस अनुपात जो है समान होना चाहिए। तब जो है ये तीन कंडीशन होगा, तब जाकर के वह बहुभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। अब इसके बाद है समरूप आकृति। अब समरूप आकृति किसे कहते हैं? तो ऐसे दो आकृति जिसका आकार समान होती है, आकार समान होती है, ठीक है, परंतु अमाप समान हो या न हो, मतलब कि अमाप समान भी हो सकती है और ना भी हो सकती है ना। तो ऐसे दोनों आकृति समरूप आकृति कहलाती है। जैसे सभी वृत्त, अब वृत्त आप ले लीजिए, छोटा बड़ा जो भी ले लीजिए, तो अब उसमें आपका क्या है? तो आकार क्या है? सबका गोल है, गोलाकार है सब, ठीक है, लेकिन अमाप समान है। तो अब मान लीजिए कि बराबर त्रिज्या का लिए तो अमाप समान है, अब बराबर का न लिए तो अमाप समान नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि अमाप समान भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे जो है सभी वृत्त जो है वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, चाहे वृत्त की त्रिज्या बराबर हो या वृत्त की त्रिज्या बराबर ना हो, ठीक है। अब इसके बाद है सभी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज सब ले लिए, जैसे मान लीजिए एक का भुजा 1 सेंटीमीटर है, दूसरा का है 2 सेंटीमीटर है, तो वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि आकार क्या हो गया? समान हो गया, अमाप समान नहीं है। यदि मान लीजिए दोनों 1-1 सेंटीमीटर का ले लिए तो अमाप भी समान हो गया, आकार भी समान हो गया, तो भी समरूप होगा। तो इस प्रकार से आगे लिखे हैं, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे सर्वांग समता, ठीक है। तो अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि 10 क्लास में आपको समरूपता पर समरूपता को पढ़ना है। क्योंकि 9 क्लास का जब हम वीडियो जो है बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी हम जो है 10 क्लास के ये चल रहे हैं लेसन, इसलिए इसमें ये एक लिखना हम जरूरी समझे कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। यानी कहने का मतलब है कि समरूप जो है वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम जो है वो समरूप होगा। चलिए स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब जितने सारे चीजों को आपको समझाया गया है, अब उसको आप प्रयोग जो है हम लेसन कितना 6.1 में करेंगे, तो सारे प्रश्न जो है वो बनेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम 6.1 ना। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो 6.1 में अब क्या है उसको आप देखिए। देखिए 6.1 में अब कहता क्या है। 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का पहला रिक्त स्थान है, इसलिए आंसर लिख रहे हैं।
कहता है इसमें कि कोष्टकों में दिए गए कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरें। कहता है सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त कह रहा है यानी कि त्रिज्या नहीं दिया है। यदि कहता कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या चीज वृत्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, सॉरी त्रिज्या होगा चूंकि वृत्त में भुजा नहीं होता है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का यदि जिक्र किया जाता है ना तो वो सर्वांगसम होता। लेकिन अब यहां पर क्या चीज है, कहता है कि सभी वृत्त त्रिज्या यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, तो समरूप होंगे। तो पहला का पहला में हो गया समरूप। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा कहता है सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग, यहां भी भुजा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए तीसरा, तीसरा में कहता है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब त्रिभुज में देखिए कि कौन सा त्रिभुज होगा जो समरूप होगा। तो पहला है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होगी वही त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपका आएगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या चीज, समबाहु। अब इसके बाद चौथा में क्या होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। चौथा कहता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि समान भरना होगा और समानुपाती भरना होगा। दो रिक्त स्थान थे चौथा में, तो इस प्रकार से स्टूडेंट पहला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखिए, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कहता है समरूप आकृति का 2 एग्जाम्पल दे देना है। तो दूसरा का पहला आंसर, तो अभी जो है समरूप आकृति का एग्जाम्पल कह रहा है तो लिख दीजिए सभी क्या चीज, वर्ग। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो सभी वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसका दूसरा में कहता है इसी का दूसरा का दूसरा। अब इसमें कहता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो अब उसमें आप एग्जाम्पल क्या देंगे, तो अब यहां पर लिखेंगे कि जो समरूप नहीं है तो सभी चतुर्भुज, क्योंकि सब चतुर्भुज के भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, केवल वर्ग में ही होता है। एक आपका है सम चतुर्भुज जिसके भुजा आपस में बराबर होते हैं परंतु कोण बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसे स्थिति में सम चतुर्भुज भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या चीज, सभी चतुर्भुज, और क्या लिख देंगे, सभी त्रिभुज। क्या हो जाएंगे, ये समरूप आकृति में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि हम लिखते सभी समबाहु त्रिभुज तब तो समरूप में आ जाता, लेकिन सभी त्रिभुज, तो सब त्रिभुज का तो भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए समरूप नहीं होंगे। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो प्रश्न है
उसमें आपका दिया हुआ है तीसरा नंबर। देखिए फिगर दिया हुआ है इसलिए हम फिगर भी बना देना चाह रहे हैं। इस प्रकार से पी क्यू आर एस और भुजा दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे, और एक और आकृति बगल में दिया है, इसका नाम दे दिया ABCD। अब इसमें भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब इस पर चर्चा हो जाए तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले भुजा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। दूसरा, संगत कोण समान होना चाहिए, कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका 90 डिग्री नहीं है। भुजा तो अब 1.5/3 संगत भुजा, तो ये दोनों का बटा कीजिएगा तो 1/2 आएगा, ये दोनों का बटा कीजिएगा तो 1/2 आएगा, ये दोनों का बटा कीजिएगा 1/2 आएगा, ये दोनों को बटा कीजिएगा तो 1/2 आएगा। यानी कि संगत भुजा समानुपाती है लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृति समरूप नहीं होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि चतुर्भुज PQRS ना समरूप नहीं होगा चतुर्भुज ABCD के ना। तो ये क्यों नहीं होगा आपको बतला दिया गया है कि इसमें 4 भुजा है, 4 भुजा है, ये तो शर्त मान रहा है, लेकिन अगला शर्त है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। इसका 90 डिग्री दर्शा रहा है लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, इसलिए ये दोनों आकृति समरूप नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 में ये 3 प्रश्न थे, तीनों आपको समझा दिया गया। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।